नमस्कार। कैसे हैं साथियों आप? आशा करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। बच्चों, हम देखने वाले हैं आज क्लास 10th का ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा, जो कि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर्स का होगा। हमने फर्स्ट लेक्चर कल देख ही लिया होगा। द फर्स्ट लेक्चर दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड दैट लेक्चर वी हैव डन द टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस चैप्टर। हमने सीखा कि जेनेटिक्स क्या था। हमने पूरी डिस्कशन की कि जेनेटिक्स की स्टार्टिंग किस तरह से डब्ल्यू वैटसन ने सन 1905 में शुरुआत की थी, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता चला गया। मेंडल के दौरान, क्योंकि मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में भी जानते हैं, हालांकि उन्होंने जब डिस्कशन किया जेनेटिक्स के विषय में, एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने इस शब्द का जो यूज किया था, दैट वाज अ फैक्टर। काफी साइंटिस्टों को काफी तकलीफ था कि आखिर ये बंदा फैक्टर कह किसको रहा है। फैक्टर मैथ में लगाऊं, केमिस्ट्री में लगाऊं कि फिजिक्स में लगाऊं, है क्या? ये तो समझ में आया कि हाँ, कोई चीज है जो ट्रांसफर होती है पेरेंट्स से ऑफिसर में, लेकिन उसका डिस्कशन नहीं दे रखा था इन्होंने कि हाँ, बताया कि ये तो कोई फैक्टर है जो जा रहा है। चीजें समझ में आने लगी कि हाँ, ठीक है, कोई चीज ट्रांसफर हो रही है, बट वो ट्रेट का जो मेन मुद्दा था, मेन नाम था, वो कंफर्माइज नहीं किया गया मेंडल साहब के द्वारा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जोहानसन साहब सन 1909 में आए। उन्होंने जब ये टर्म दिया जीन, तब पता चल गया, जी हाँ, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैरी फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग वाया क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम के थ्रू पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा था। ये बातें इन लोगों ने डिस्कस की, नहीं, हम लोगों ने बात कर रखी हुई है। आज हम देखेंगे कि मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। मेंडल के कंट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे कि मेंडल अगर ना होते तो शायद जेनेटिक्स में इतना बड़ा जो भूचाल आया है वो ना आता। मेंडल की अपनी सारी बातें, जो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था जुलाई 22 1822 से लेकर ये 1884 तक का इनका सफर रहा है। शुरुआती दौर में तो काफी कष्ट का सामना किया इन्होंने, किसी प्रकार की क्रेडिबिलिटी को नहीं, क्रेडिट मिला ही नहीं। बस ये था तुम बेटा एक्सपेरिमेंट करते रहो। 84 में जब इनकी मृत्यु हुई, उसके 16 साल बाद सन 900 में, जब तीन साइंटिस्टों ने, ह्यूगो डेवेरिस, युवान सेरमार्क जैसे करके साइंटिस्टों ने जब ये डिस्कशन किया कि नहीं भाई, कुछ तो मेंडल साहब के अंदर क्वालिटी रही है, और हम उनके बारे में, उनके लॉजिक को, उनके एक्सपेरिमेंट को हम पुनः जागृत करेंगे, जीवित करेंगे, और उसके विषय में फिर से हम छानेंगे क्या बातें सही थी, क्या गलत थी, और आज के जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं क्या उससे उसका कोई रिलेशन मिल रहा है। जब मिला इसके लिए, तो देखा गया कि मेंडल साहब उस दौरान इतने जीनियस थे कि जब लोगों के दिमाग में मैथ नहीं आता था, उस समय उन्होंने मैथ का यूज कर दिया। यानी फर्स्ट साइंटिस्ट who used the स्टैटिस्टिकली लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक को इन्होंने अप्लाई किया इन द बायोलॉजी फॉर द सॉल्व ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। जब बायोलॉजी टर्म्स आया, बायोलॉजी में मैथ आने लगा, तो लोगों को पीड़ा शुरू हो गया, साइंटिस्टों को, कि भाई हम तो बायोलॉजी में आए हैं ताकि मैथ से मुक्ति मिले, और ये घूम घुमा के मैथ ही डाल दे रहा है, ऐसा करो इसको हटा ही दो। मैथ तो भाई चला गया, मैथ की वजह से तो इनको ज्यादा क्रेडिट दिया ही नहीं गया। हालांकि जीते जीते तो कुछ नहीं मिला, लेकिन बाद में जो रिडिस्कवर रहे उनको काफी नोबेल प्राइज दिया गया इनके एक्सपेरिमेंट के लिए। पहले साइंटिस्ट रहे हैं जिनको आफ्टर डेथ नोबेल प्राइज से नवाजा गया है, इनके डिस्कवरर लोग जो भी थे, इन लोगों के माध्यम से। अब जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो उन्होंने सोचा मैं किस बात पे एक्सपेरिमेंट करूं। ये तो पादरी थे, मॉन्क थे इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का एक ब्रून सिटी है, ब्रून शहर है, उसके सिल्सिया नामक विलेज, वहां पे एक मॉन्क थे, यानी आप कह सकते हैं कि एक मठाधीश हुआ करते थे। और जहाँ पे जिस चर्च में रहते थे वहां पे बहुत बड़ा एक गार्डन होता था, और इस गार्डन में बहुत सारे फ्लावर को उन्होंने ग्रो करा रखा था, बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कराए थे, उसी में पाइसम सर्डाइवम पी, इसको भी ग्रो कराया था।
हालांकि इनके दिमाग में वो कीड़ा मैथ वाला चल रहा था। जब मैथ वाला कीड़ा दिमाग में होता है तो आदमी सोचता है यार कुछ ना कुछ डिस्कवरी किया जाए। फिर उन्होंने देखा कि यार जो भी प्लांट्स मैं बो रहा हूँ वो एक 15, 14, 13 जनरेशन तक चलने के बाद वो कैरेक्टर सेम दिख ही नहीं रहा है, ये बदल जा रहा है। ऐसी क्या चेंजेस हो रही हैं जो चेंजेस होके आ रहा है। उन्हीं को दिमाग में रखते हुए पायसम सटाइवम पर 7 वर्षों तक अध्ययन किया और 14 ट्रू ब्रीड इन्होंने क्रिएट किया और उसके बारे में एक्सप्लेन किया। क्यों मर्डर लिया उसके बारे में भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें मैंने कही होंगी क्लियर हुई होंगी। थोड़ी सी बात मैं इसको डिस्कशन लिख भी देता हूँ ताकि चीजें कॉन्सेप्चुअल आपके माइंड में मैकअप रहे, क्लियर रहे। राइट, आइए देखिए, हमने आपसे बताया कि डब्ल्यू बैटसन जब आए थे तो बैटसन साहब तो भाई अपने आप में जेनेटिक्स को दिए ही थे। फर्स्ट टर्म दिया इन्होंने, सबसे पहला टर्म जेनेटिक्स के बारे में पॉइंट इनके द्वारा हुआ। फिर हमने कहा जॉन जोहान ग्रेगर मेंडल साहब आए। अब इनको तो मैंने बता ही दिया था कि ये फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। सबको नहीं कहा जाता है फादर। रास्ते में चलते चलते हर एक व्यक्ति को फादर थोड़े ना बुलाओगे कि फादर फादर फादर। नो, नो वन इज अ फादर, नो वन हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यू। आप जहां से आए हो वही आपका पप्पा हो सकता है, फादर हो सकता है। तो ये ऐसे थे जिन्होंने जेनेटिक्स के विषय में एक एवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि जो भूचाल क्रिएट किया था इन्होंने किया। तो इनको बताया गया कि सच्चा फादर है ये बंदा। अब जब ये बात हुई, लेकिन इन्होंने जो टर्म दिया था फैक्टर, इस वजह से काफी लोगों को तकलीफ होने लगा कि भाई ये फैक्टर वगैरह क्या है। जब बाद में जोहानसन आए 1909 में, जब इन्होंने शब्द दिया जीन, तो लोगों के जान में जान आया कि हाँ चलो भाई कुछ बात बताया है, यही हमारा इनहेरिटेंस के रूप में यूज किया जाता है, यही इनहेरिटेंस। हालांकि मेंडल साहब का पूरा एक्सपेरिमेंट इनहेरिटेंस पर रहा है। ये जानने की कोशिश में पूरी साजिश उन्होंने की है कि पेरेंट्स से क्या चीज जा रहा है बच्चे में। उसी के एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने दिन रात 7 वर्षों तक एक ही पौधे पर इतना ज्यादा विचार किया और विज्ञान में वह चीज जरूर उन्होंने हासिल कर लिया जिसका यूज आज हम आप कर पा रहे हैं। और अलग अलग जनरेशन्स के कैरेक्टर्स को हम एक प्रकार से पेडिग्री एनालिसिस करके कंफर्माइज करते हैं कि हाँ कौन सा रोग, कौन सा डिजीज, क्या कैरेक्टर थे, क्या सिम्टम थे। ये सारी इंफॉर्मेशन यूं ही चुटकी में निकाल लेते हो आप। ये तभी संभव हो पाया जब फादर जेनेटिक्स के अपने कंट्रीब्यूशन को इस विषय में देकर गए। ये बातें आई, जोहानसन की बातें समझ में आ गई लोगों को। कहा गया कि यही तो है एक इनहेरिटेंस मतलब एक सेगमेंट है। किसका सेगमेंट है ये? डीएनए का। ये बात उन्होंने बता दिया। अब जब मेंडल साहब आए तो मेंडल ने जो बात कही है उसको समझने वाली बात है। इन्होंने स्टैटिस्टिकल, ध्यान देना, स्टैटिस्टिकल स्टैटिकल जो है एनालिसिस के बारे में बताया। एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक। अब कोई व्यक्ति मैथमेटिकल लॉजिक के विषय में बता रहा है, एनालिसिस कर रहा है स्टैटिस्टिकली, अब लोगों के दिमाग में बड़ा विचार आने लगा कि यार मैथ आने लगा है भैया, हम तो नहीं कर पाएंगे। मैथ को छोड़ा था, बायो लिया था ताकि मैथ से बचूं। कौन दिमाग का जो है दही करे, कैसे सॉल्व कर पाएंगे भाई, मैथ न लाओ। ऐसा करो, मेंडल ने ये रखा, मेंडल की बातों को मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, हटाओ। मेंडल साहब धीरे 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 विलुप्त होने लगे। लोगों को इनके बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्या ये बंदा सही नहीं है, हटा दो इसको। हटाया गया भाई। मेजोरिटी जहां ज्यादा थी वो मेजोरिटी ने एक छोटे से हीरो को हटा दिया। उस समय उसको हीरे की परख नहीं थी, और जब हीरे की परख हुई तो बाद में लोगों ने अंतरात्मा से क्षमा जरूर मांगा होगा कि मैंने गलती किया था मेंडल साहब, आपकी बात को ना स्वीकार करते हुए। हालांकि आज आप ही काम आ रहे हो जब इन तीनों लोगों ने मिल करके अपनी बातें रखी होंगी। समझ में आया? अब देखो आगे बताता हूँ, ये बात तो क्लियर होगी, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भाई मैं एक प्रकार से, मेरा जो मंडल साहब का था जिनका जो बॉर्न रहा है ये 22 जुलाई 1822, और कब इनका डेथ हुआ है? 1884 में। ध्यान दीजिएगा भाई,
ये चीज इन्होंने किया है। ये कहाँ का खेल रहा है ये भी बता देता हूँ। देखो, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का एक शहर है ब्रून शहर। इसी ब्रून के, इसी ब्रून में आप देखेंगे तो सिलेसिया या सिल्सिया जो विलेज होता है, इन्हीं में इनका अपना एक जन्म हुआ है। सोचिए, जब जन्म हुआ होगा, कुछ समय बाद क्या पता था कि बायोलॉजी के विषय में, बायोलॉजी के क्षेत्र में इतना बड़ा तांडव मचाएंगे एक दिन, और हम जैसे, आप जैसे लोग इसको पढ़ेंगे, इसको सजोगेंगे, इसको सीखेंगे, इसको सिखाएंगे, जो हमारे आपके भविष्य में बहुत काम आने वाला है, जो आपको, हमें आपके लक्ष्य को पहुंचाने में काफी मदद करेंगे। जिंदगी पूरी जेनेटिक्स पर है। जेनेटिक्स नहीं, जीन नहीं, जेनेटिक लेवल पर अध्ययन नहीं, जानकारी नहीं, सब बेकार। तो इसलिए इनको चाचा कहना जरूरी था। समझ में आई बात है? ये बात हो गई। लेकिन अब जरूरी था कि क्या इनका एजुकेशन भी वही हुआ? जी नहीं, एजुकेशन इनका वियना में हुआ। तो ये भी देख लेना, एजुकेटेड जो हुए थे ये, एजुकेटेड एट यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। कहाँ पे? वियना में। ध्यान देना इसको। हालांकि इनका पूरा का पूरा इंटरेस्ट रहा है, इंटरेस्ट रहा है किसमें? मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ना होता तो आज ये काम ना कर पाते, मैथमेटिकल लॉजिक या स्टैटिकल एनालिसिस ना कर पाते। अच्छा, जब किसी व्यक्ति के जहन में कोई चीज बनने की इच्छा होती है, तो किसी भी फील्ड में क्यों ना चला जाए, उसके दिमाग में वो चीज रहता है यार कि मैं मैथ्स में बड़ा अच्छा लगता हूँ, बड़ा मजा आता है मैथ। लेकिन क्या करूँ, आज मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, लेकिन ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ता रहूंगा, थोड़ा थोड़ा मैथ वाला काम कर लेता हूँ 5 मिनट 10 मिनट। यानी इंटरेस्ट खत्म नहीं होने देता वो व्यक्ति, क्योंकि वो इसके ब्लड में आ चुका होता है। किसी वजह से अगर वो वहां तक नहीं जा पाता तो उसके जहन में वो चीज जरूर रहता है। जैसे जो व्यक्ति कभी भी चाहता है कि मैं मिलिट्री में जाऊं, अनफॉर्चुनेटली वो मिलिट्री में सेलेक्ट नहीं हो पाता है, और अब जाने की उम्मीदें भी आगे नहीं रह जाती हैं, तो उसके जहन में वो देशभक्ति, हमेशा पेट्रियोटिज्म वो जिंदा रहता है ना? क्योंकि उसके ब्लड में तो पहले से रहा होगा कि यार मैं जाऊंगा एक दिन, और मेहनत भी लगातार करता रहता है, नहीं हो पाता है तो फिर दूसरा काम पकड़ लेता है, लेकिन जहन में वो चीज जरूर बना रहता है। ऐसे ये साहब थे, मैथमेटिक को छोड़ा नहीं, कहा मैं तो लेकर चलूंगा भाई, जिसको रहना मेरे साथ रहो, नहीं रहना जाओ, मैं अपना काम करके जाऊंगा। समझ में आता है? ये चीजें भाई साहब लोगों ने करके रख दिया। लेकिन अब हुआ क्या? अच्छा, होता क्या था कि ये जहां पे ये चर्च था इनका, उस चर्च में पीछे बहुत बड़ा गार्डन था, है ना? बहुत बड़ा गार्डन था, जिस पर ये लोग बहुत, कह सकते हैं, मैनी फ्लावर्स, मैनी फ्लावर्स, इवन प्लांट। इसी में पी का पौधा, जिसको हम आप बोलते हैं पायसम सटाइवम, ये चीजें बोना शुरू कर दिया। पायसम सटाइवम। अच्छा देखो, इतने बड़े पादरी तो हैं, चर्च का काम कर ही रहे हैं, मॉन्क हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, सारी बातें से, लेकिन इतना बड़ा फील्ड बना रखा है खेती होती के लिए, जानकारी के लिए, उन्होंने उसी पे अध्ययन शुरू। ठीक है, अब ये बातें ठीक है, इन्होंने कह दिया, लेकिन इनमें हुआ क्या था? इन्होंने स्टडी किया पाइसम सटाइवम पे, और बाद में इन्होंने डिस्कवरी करना शुरू। अच्छा, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा यार, जो फ्लावर्स, जो प्लांट लगा रहा हूँ, देख रहा हूँ 4 6 8 10 जनरेशन बाद वो सेम चीजें मिल ही नहीं रही हैं। अब सेम चीजें नहीं मिल रही हैं तो बड़े परेशान हो गए। जैसे आप सोचिए, आपने गन्ना लगा दिया, शुगर केन, सैक्रामोफिस सिंड्रोम बो रखा, काफी मोटे स्पीसीज की थी, अच्छी क्वालिटी की थी, अच्छी नस्ल की थी, जूस भी टू मच। अब हुआ कि आपने बो रखा है, वही बार बार रिप्लेस कर रहे हैं, बार बार चला रहे हैं। एक समय आया 4 6 8 10 बार में कि अब वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। अब वो परेशान हो गया, यार शुरुआत में मैंने क्या बोया था, आज क्या मिल रहा है? कहा मैं एक बीघे जमीन में 5 गाड़ी निकालता था गन्ना, आज उसी जमीन में 2 ही गाड़ी निकल रहा है। क्या ऐसी क्वालिटी है? क्यों क्वालिटी घटने लगी, डिप्रेस हो गई? अब ये सोच करके वो है चिंतन, और फिर चिंतन शुरू कर दिया, और जब चिंतन किया तो फिर मंथन भी कर लिया, मंथन किया तो फिर एक कथन भी लिख दिया, स्टेटमेंट तैयार कर दिया, और कहानी शुरू। अब डिस्कवरी अगर शुरू हो गई यहीं से, अब डिस्कवरी शुरू कर दिया इन्होंने कहा अब मैं डिस्कवरी करूंगा। और भाई लोग ये डिस्कवरी जब शुरू कर दिए थे, इन्होंने लगभग 1856 से 57 तक ये डिस्कवरी शुरू कर रखा था, ठीक है ना, स्टार्ट कर दिया एक्सपेरिमेंट।
और यह एक्सपेरिमेंट कहाँ तक गया? 1863 यहाँ पर गया, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे ये तक टिल यहाँ तक चला। यानी आपने देखा होगा कि बीच में लगभग 7 साल 7 इयर्स, ध्यान देना 7 वर्षों तक इन्होंने पूरा अपना स्टडी किया, ठीक है ना। और इनका जो एक्सपेरिमेंट पब्लिश हुआ 1865 में, इनका जो एक्सपेरिमेंट पब्लिश हुआ, तो एक्सपेरिमेंट जो पब्लिश हुआ था कब? 1865। क्या बात समझ में आई थी बातें? शुरू किया 56, समाप्त ले गए उसको 63 तक, 7 साल किया। 2 साल बाद एक्सपेरिमेंट के बाद इनका एक्सपेरिमेंट पब्लिश कर दिया। ध्यान देना इस बात को, अब पब्लिश कर दिया। अच्छा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, लेकिन 16 साल बाद, आफ्टर 16 ईयर, आफ्टर आफ्टर 16 ईयर्स, ध्यान देना आफ्टर 16 ईयर्स, यानी लगभग इनका डेथ हो चुका था, डेथ हो चुका है आफ्टर डेथ। डेथ भाई साहब की हो चुकी थी लगभग 1900 में, 1900 में, और लगभग बीत चुके थे कितने साल? 34 साल, हाँ 34, यानी 40 ईयर्स लगभग इसके बीत चुके थे। ध्यान देना, अब यहाँ पर इसकी रीडिस्कवरी शुरू कर दी, रीडिस्कवरी। अब सोचिए 84 में कहा गया, 84 में मर गए थे और 1900 में फिर से रीडिस्कवरी शुरू हो गया, यानी 84 में 16 जोड़ोगे 16 साल लग गया दोबारा इनको लोगों को सोचने में कि 16 साल बीत गया, बताओ एक साइंटिस्ट मर चुका है और मरने के 16 साल बाद, 84 में मरा है, 16 साल बाद यानी 1900 में उसकी पूरी एक्सपेरिमेंट को फिर से गहन अध्ययन किया गया। यानी जब ये शुरू हुआ होगा उससे लेकर के लगभग 34 साल, सोचिए लग गया इनकी बातों को हिडन कर दिया, इस मामले को हिडन ही रखा समझ लो, कोई जान ही नहीं पा रहा था। लेकिन जब यही 3 लोग आए, 3 लोगों का नाम भी मैं चाहता हूं कि आपके सामने लिख दूं, इसे बुक में मेंशन नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं नाम जरूर, क्योंकि आता है। देखो पहले तो थे कार्ल कोरेंस, कार्ल, पेन बदल देता हूं भाई साहब, देखो कार्ल कोरेंस साहब, ठीक है ना, ये भाई साहब आगे। अब आ जाते हैं इसमें ह्यूगो डी बैरिस, ह्यूगो डी बैरिस, और एक आते हैं इवॉन शेरमार्क, इवॉन, टी साइलेंट है ध्यान देना, शेरमैक। अब ये इवॉन टी शेरमैक, इन तीनों ने अपना काम शुरू किया। 3 लोग जब मिशन पे निकले थे तो लगा था ये पागल एक चला गया है, ये 3 पागल फिर जा रहे हैं बेकार में। जब अध्ययन हुआ तब ये बैठे हुए जो और चंद्र लोग थे, इन लोगों ने कहा अरे बाप, ये तो ढूंढ कर गए थे लाने, हमको लगा पागल जा रहा है, लेकिन ये पागल नहीं है बाबू, ये तो बहुत अच्छा चीज डिस्कवरी करके लाया है, जो हम लोग अभी तक कहीं नहीं पाए, जो सोच नहीं पा रहे हैं, वो तो पहले भी खोज के रखा हुआ बंदा। अब लोगों को थोड़ा आश्चर्य होने लगा, अब मेंडल साहब को बाद में लगने लगा, लोगों की नजरों में जो क्रेडिट अभी तक नहीं मिला था, 34 साल बीत चुके थे, आज उनके प्रति लोगों का प्यार उमड़ पड़ा है कि वाह मेंडल साहब वाह, आ जाइए कहाँ पे हैं, हालांकि इम्पॉसिबल है, समझ रहे हो। अब जब बात हुआ कि भाई ये लोग तो ठीक है काम कर रहे हैं, अब एक पहले व्यक्ति थे भाई साहब जो आफ्टर डेथ नोबेल प्राइज की तरफ अग्रेसित हुए थे, अब नोबेल प्राइज मिला, लेकिन कब? जब भाई साहब का डेथ हो चुका था। उस दौरान इस एक्सपेरिमेंट के लिए इनको नवाजा गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं इसमें आएंगे, नवाजा गया किससे? नोबेल प्राइज से, जो कि एजुकेशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। इसको पा लिया यानी आपने अपने आप में इज्जत, पूरा संसार पा लिया। तो ये काम भाई साहब को मिला, लेकिन बहुत वक्त बीत चुका था और बाद में देखा था इनका जो मेन वर्क था भाई, ये वर्क किस पे था इनका? रूल ऑफ इनहेरिटेंस, रूल ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, ये रूल ऑफ इनहेरिटेंस पर काम देने लगे, ये ध्यान देना। यानी रूल ऑफ इनहेरिटेंस में देखा कि इन्होंने ये अध्ययन देख लिया कि ये जो F1 से लगा के लगभग यह 15 जनरेशन तक चलता रहा, ठीक है ना, कैसे यहाँ के जो ट्रेड रहे हैं, ये ट्रेड्स कैसे डिफर है एक दूसरे से, इसी डिफरेंस को ही जानने की कोशिश की इन्होंने। इसी को हमने कहा कि इनहेरिटेंस पर काम किया था इन्होंने, यानी रूल ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने आपको समझाया भी लास्ट पहले वाले लेक्चर में, इनहेरिटेंस यानी हेरिडिटी,
कोई कैरेक्टर माता पिता से बच्चों में जा रहा है, ये पौधे में कोई जा रहा है। क्या ये फर्स्ट जनरेशन में मिला? नहीं मिला। सेकंड में नहीं मिला, थर्ड में नहीं मिला, फोर्थ में नहीं मिला। तो ये कैसे कैसे चेंजेस दिखाई पड़ता है, क्या बदलाव है, इन्हीं सब चीजों का जो डिस्कशन हुआ, जो अध्ययन हुआ, विच ब्रांच, जिसको हमने इनहेरिटेंस का दर्द रखा था, और इसी पे इनका पूरा का पूरा भाई साहब का एक्सपेरिमेंट रहा है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, इसीलिए मैं बहुत ही ईजी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सब पढ़ करके आपके दिमाग, आपके भेजे में बिल्कुल ये सब घूम ही जाए, भर जाए, जब चाहो जब इसको उगल दो कहीं पर। समझ में आना? चलिए, अब ये बात तो समझ आ गई हमको। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, मैं इसको लिखता हूँ। इनका एक्सपेरिमेंट यानी इनके जो पेपर थे मेंडल साहब का, उस पेपर का नाम भी थोड़ा जान दो। इसका नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा देखो, इसमें इन्होंने क्रॉस कराया, हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस करवा देना। तो एक्सपेरिमेंट इन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, क्यों नहीं भाई, अलग अलग पौधों को आपस में जब क्रॉस करवा रहे हो तो वही तो हाइब्रिडाइजेशन है ना। अब ये जब करेंगे तो बताया जाएगा कि एक समय में एक ही कैरेक्टर को लेकर चलते थे, बहुत अच्छा क्वालिटी था इनका। तो मेंडल साहब की बातें यहाँ तक तो समझ में आने लगी, लोगों को लगने लगा हाँ ये बंदा कुछ करने वाला है। ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो इतनी सारी बातें ये मेंडल की अपने हैं। ये बातें जो समझ गया, जान लो कि अपने आप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास कलेक्ट हो रही है। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं ये बता दूं, एक मोटा मोटा चीजें, कोई पूछे कि कितना साल चला भाई साहब, तो कह देना 7 साल। ये पूरा कैरेक्टर्स यानी एक्सपेरिमेंट कितने समय में चला? 7 ईयर्स। कोई पूछे कहाँ से, कह दो 56 से लगा के 63 तक चला। ठीक है ना? किस पे पूरा बेस था? कह देना भैया ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पर काम हुआ था, है ना। जो फर्स्ट स्टैटिकल, जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट, जिन्होंने फर्स्ट टाइम में फर्स्ट सिस्टेमेटिकली सिस्टेमेटिकली एक्सप्लेन किया था। किसको एक्सप्लेन किया था? एक्सप्लेन किया था ट्रांसमिशन का, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट। और कहां से? पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग। पहली मर्तबा किसी ने अगर सिस्टमेटिक तरीके से बताने की कोशिश की है कि माता पिता से बच्चों में जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है, तो वो मात्र हमारे ताऊ जी थे, सिस्टमेटिक तरीके से बताने वाले। और अपनी बात को उन्होंने जिसमें रखा था ब्रून शहर में, उसका नाम था, ये भी लिख दीजिए अपनी बातों को, देखो उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में रखा था। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। समझ में आया ना? ये बात इन्होंने अपनी रख दी और इस वजह से ये काफी फेमस है। अब हम बताएंगे कि आखिर पी प्लांट को लेने का क्या वजह रहा है और वो कौन से 7 कैरेक्टर रहे हैं जो मेंडल ने पी के प्लांट में देखा था और आधार बनाते हुए उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो आइए हम देखते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इसका आप इसमें सॉल्व ले लीजिए। चलिए, अब हम देखेंगे कि आखिर हमने गार्डन पी को क्यों यूज किया। गार्डन पी यानी हमने पाइसम सटाइवम को क्यों यूज किया। प्रश्न तो ये भी है ना, हम क्यों नहीं कजनस खजान को यूज कर लिया, अरहर के पेड़ को? क्यों नहीं वीट, गेहूं और राजा सटाइवा? क्यों नहीं अलग अलग पौधों को यूज किया आपने भाई? व्हाई यू चूज पी प्लांट? रीजन इज दैट, बहुत सिंपल रीजन है। 5-6 रीजन बताता हूं, इससे बाहर कुछ नहीं लिखना, इतना ही बताना, दैट्स ऑल। ओके, देखो, सबसे पहले बताइए कि भाई साहब ऐसा है कि हमने चूज किया था तो क्या किया था। इसमें हमने देखा कि डिटेक्ट किया था हमने, क्या? डिटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो यही हो गया कि प्लांट्स में बहुत सारी वेराइटीज को हमने देखा था ना, तो इसलिए हमने कहा कि चलो ठीक है, यही ले लो। ठीक है ना? एक तो आपने देखा होगा कि ये तो बात सही है। फिर लिखा कि शॉर्ट लाइफ स्पेन है इसका, कैसा ये शॉर्ट लाइफ स्पैन, बहुत छोटा जीवन काल है यार, जल्दी जल्दी ग्रोथ करवा पाओगे। एक साल में 3-3 4-4 बार ग्रोथ कराओगे। पता लगा अरहर का पौधा ले लोगे,
एक साल में एक ही बार फ्लावर निकलेगा। अब बताओ एक साल बैठे रहोगे क्या फ्लावर के लिए? नहीं, 2-3 महीने में क्रिएट करो भाई, फ्लावर आया, कहानी खत्म, एक्सपेरिमेंट किया, दैट्स ऑल। क्यों बैठे हो साल भर मगज मार रहे हो उसमें? एक साल में 2-2 3-3 बार एक्सपेरिमेंट हुआ, मजा आने लगा कि चलो ठीक है ये तो अच्छा है यार। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हुआ क्या, बहुत सारे वेराइटीज आपको देखने को मिला। अच्छा, इसके जो फ्लावर थे, फ्लावर काफी लार्ज थे। फ्लावर लार्ज होने की वजह से इसको हैंडल करना आसान हो गया। जो इसका हैंडल करना इसको था काफी इजी हो गया। समझ में आई बात है? अब फ्लावर सोचिए इतना स्मॉलेस्ट होता है, तुम जिसको जान ही नहीं पाते कौन क्या है, तो कैसे हाउ यू कैन टू हैंडल दैट? So there is a flower is a very big in size. That's a medium that can be observed and easily handled by that, right? तो ये चीजें हमने देखा इसमें। फिर मैंने देखा कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी देखने को मिल रहा है। क्या मिला? सेल्फ पॉली सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सॉरी, या तो एक काम करिए, अभी इसको बता, सेल्फ फर्टिलाइजेशन वाला पहले समझा देता हूँ। देखो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो हुआ, बट सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो साहब इसमें देखा गया, लेकिन बट क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन तभी हो पाता है जब आप क्या काम करवाएंगे? इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन। अच्छा देखिए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने का रीजन है, फ्लावर के जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वगैरह होते हैं ये सबको बाहर से कवर कर लेता है पौधा। और जब सब कवर है तो कहाँ जाओगे भैया फर्टिलाइजेशन के लिए? मोहल्ले से जाओगे? उसे करना पड़ेगा आपको, क्योंकि फ्लावर भी तुम्हारा बाइसेक्सुअल है ना। फ्लावर भी तो बाइसेक्सुअल है भैया। जब फ्लावर बाइसेक्सुअल है यानी कि मेल और फीमेल एक ही में मौजूद है, कहाँ जाओगे? चारों तरफ से इसको कवर्ड रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है, जाने का चांस है नहीं। आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाना निश्चित है, करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। अब प्रश्न यहाँ पे भैया, क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करवाओगे? मैंने कहा कि साहब एक फ्लावर से, ये मान लो कि प्लांट लाइक दैट, और यहाँ पर ये सब मेल पार्ट है, यानी कि इस स्टेमन को तुम, स्टेमन यानी एंथर ऑफ स्टेमन, एंथर ऑफ स्टेमन को किसी तरह से तुम रिमूव कर दो। इसको क्या कर दो? रिमूव कर दो। अभी इस फ्लावर्स को छोड़ दो आगे। अब ये जो फीमेल पार्ट बचा है इसको तुम छोड़ दो ताकि ये मैच्योर हो जाए, और मैच्योर हो जाए और एक पॉलीथीन में इसको बढ़िया से बैक करके बांधो, बढ़िया से टाइट, ताकि कोई भी कंटामिनेट इसके अंदर पॉलन ना पहुंच पाए। क्लियर है? मैच्योर होने के लिए छोड़ा, बढ़िया, जब मैच्योर हो गया अब ला करके तुम डिजायर्ड कोई अच्छा क्वालिटी, कोई अच्छे नस्ल के एंथर इस पे फेंक दो या रख दो, उसमें टैग कर दो। कुछ दिन बाद आपको अलग अलग इसमें फ्लावर्स और उसके सीड्स वगैरह आपको ऑब्जर्व कर ले जाए। तो ऐसे प्रोसेस को इमेस्कुलेशन कहते हैं। ये होगा, हम करेंगे इमेस्कुलेशन यानी क्रॉस पोलिनेशन करवाने के लिए। भाई सेल्फ पॉलिनेशन तो एक ही में हो जाता ना, हमने मेल को हटा दिया तो बचा का फीमेल बचा है। अब फीमेल को मेल चाहिए ही चाहिए क्रॉस करने के लिए, तो हमने मेल को हटाया, इमेस्कुलेशन करवा दिया, रिमूव करवा दिया स्टेमन को, बचा सिंगल बेचारा। अब सिंगल बचा, अब तुम ला करके इसमें मेल वाला इंट्रोड्यूस करवा दो आफ्टर मेच्योरिटी। इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ये करवाते हैं। इस प्लांट में सुविधा है, सो इट विल डिजायर्ड, सो इट विल टेकन, आसानी से इसको लिया गया, ठीक है। और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन तो आप जानते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑटोमेटिकली उसमें हो भी सकता है, दोनों होगा, सेल्फ भी करवाएंगे और क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाएंगे। ये सारी सुविधाएं हैं मटर में, इसीलिए हमने कहा कि चलो इसी को ले लिया जाए, ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें देखेंगे लार्ज नंबर ऑफ सीड मिल रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड। अब सोचो कि तुमको सीड चाहिए होता, हम एक्सपेरिमेंट सीड पे ही कर रहे हैं, सीड एक ही मिलेगा तो क्या एक्सपेरिमेंट कर पाओगे यार? बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारी वैरायटीज ऑफ सीड अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो समझ लीजिए कि आप इसका आसानी से एक्सपेरिमेंट करना आपके बहुत ईजी हो जाएगा। तो इन्होंने बताया कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ सीड हमने देखने को मिल गया, ठीक है ना। और फ्लावर की साइज आपको मैंने बताया कि बड़ा होने की वजह से ये सारी सुविधाएं आपको अच्छा नहीं समझ गया। फिर देखो इन्होंने लिया क्या था, वन कैरेक्टर, वन कैरेक्टर टेकन इन वन टाइम फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। यानी इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने एक ही कैरेक्टर लिया। अगर टॉल पौधा लिया है, टॉल कैरेक्टर वाला, तो टॉल पे पूरा ध्यान दिमाग लगाएंगे। अगर सीड
रिंकल्ड है कि राउंड है ये जानना है, तो सिर्फ रिंकल्ड है तो रिंकल पे एक्सपेरिमेंट पूरा होगा इनका। अब ये नहीं कि एक साथ सब करोगे, ये सब करोगे तो स्वाहा हो जाओगे। पहले के लोग सफल हो जाते थे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, उनको बनना है एक बहुत बड़ा योद्धा, तो योद्धा ही बनेंगे भाई, वो सफल हो जाते थे। बट इन प्रेजेंट टाइम यू कैन से दैट इफ यू वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर यू कैन गो। आप गए, यू वेंट इन दिल्ली फॉर द प्रिपरेशन, गार्जियन को फोन किया, भाई पापा हो नहीं पा रहा है, ठीक है बेटा तुम आईएएस मत करो, तुम कोई अच्छी लेवल, छोटी लेवल की तैयारी करो, पीसीएस कर लेता हूँ, ठीक है वो भी इसमें भी नहीं हुआ, अच्छा चलो ठीक है मैं ना हो तो दरोगा ही कर लेता हूँ, दरोगा मर गया नहीं हुआ, तब क्या करोगे भैया, रेलवे कर लो, फिर होमगार्ड कर लो, कुछ भी कर लो, फाइनली कुछ भी नहीं होते हैं, आ जाते हैं घर पे, वही काम शुरुआत, अपना उठाए कौन कुदारा और फॉलो करते हैं वही रूल जो मिला था पहले से, वही शुरुआत। तो ये प्रोसेस है। when you have too much option you can't beat anything because your mind is completely want to replacement and a good option। हर एक अच्छे ऑप्शन की तलाश में रहता है माइंड हमारा, और हमको बताता रहता नहीं ये नहीं तो वो है ना, क्या टेंशन है, उसी चक्कर में ये नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो ये सही, इस चक्कर में पूरा का पूरा स्वाहा हो जाता है जिंदगी का। तो ये प्रोसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे सीड ऑफ नंबर मिल रहे हैं, इस वजह से हमने कहा ये चीजें होना जरूरी है। बाइसेक्सुअल दिखाई पड़ता है, तो आई होप ये बातें, बाइसेक्सुअल बताइए, सीड नंबर ऑफ टू मच बताइए, फ्लावर की साइज बताइए, सेल्फ पॉलिनेशन बताइए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी दिखाइए, इमेस्कुलेशन भी कराइए, ये सुविधाएं, लाइफ स्पेन बहुत छोटा है 3-3 महीने में, ये सारी चीजें हमने देखा। इसकी वेराइटीज भी बहुत ज्यादा मिल रही हैं, तो इस वेराइटीज की वजह से और अच्छे से लोगों ने कहा चलो इसी को ले लिया जाए, सॉफ्ट होते हैं, छोटे होते हैं, अच्छे से ग्रो करा लेंगे गार्डन में अपने। ये सारी बातें थी, इसलिए मेंडल चाचा ने कहा भैया हमारे लिए मटर यानी पायसम सटाइबम, उसी से पनीर भी चलाएंगे, उसी से मटर छौंकेंगे, प्रोटीनियस फूड खाएंगे, उसी पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। सब चीज सोच रखा था इन्होंने, ये काम हुआ। अब इन्होंने कहा मैं 7 करेक्टर के बारे में बता, अब इन्होंने कौन से 7 बताए थे भैया, देखना 7 करेक्टर्स जो बताए इन्होंने। अब बहुत सिंपल, देखो सिंपली इन्होंने जो अपनी बात रखी थी, इन्होंने कहा कि मैं उस प्लांट का साइज अगर देखूं, प्लांट के साइज को देखने के बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ऐसा करो कि मैं एक टाल पौधा लेता हूँ, और एक पौधा कैसा लेता हूँ, डॉर्फ लेता हूँ, ध्यान से देखना, ये लगभग 9 से 15 मीटर, और जो टॉल होगा हमारा 6 से 7 फीट। अब सोचिए ये मटर ऐसा भी मिला पौधा 6 से 7 फीट लंबा, 9 से 15 मीटर छोटा डॉर बउना, जो कि स्मार्ट टी से दिखाएगा इसको, भाई साहब को कैपिटल टी से दिखाएगा, इनका तो मौजे मौजा है। अब देखो प्लांट की बात, पहला, फिर इन्होंने कहा भाई हम पॉड का कलर लेंगे, पॉड का क्या लिया हमने, कलर ले लिया। अब पॉड के कलर को लिया जब इन्होंने, तो कहा भाई मैं तो एक ग्रीन बताऊंगा, यानी इन्होंने कहा कि जो दाना होगा एक तो बिल्कुल गोल होगा ग्रीन, अब अगला वाला हमारा कैसा था, रिंकल्ड है। या एक काम करो, ये पॉड का कलर ना, और ठीक है ग्रीन ही ले लो, ग्रीन और एक येलो ले लो, यानी हरा वाला डोमिनेंटी केसेस में है, येलो वाला हमारे रिसेसिव के केस में है, जो कि रिंग मतलब कह सकते हैं ये थोड़ा लो क्वालिटी का होगा, उतनी ज्यादा वैरायटी अच्छी नहीं दे पा रही है, ठीक है। फिर देखेंगे पॉड की कलर जब हो गई, तो हमने कहा अब क्या करें, तो मैंने कहा भाई अब उसके अंदर जो पॉड का शेप क्या होगा, जो पॉड यानी जो उसके ऊपर छिलका है ना, छिलका, पॉड माने छिलका, उसका शेप क्या होगा, तो पॉड का शेप, देखो पॉड का शेप जब पता चला, तो पता चला कि एक तो इन्फ्लेटेड हो सकता है, और इन्फ्लेटेड मतलब बिल्कुल सीधा, इनफ्लेटेड। अब एक हमारा बेचारा रिंकल्ड है, कमजोर है, इस रिंकल को हम लोग दोस्तों एक नाम से और जानते हैं, कॉन्स्ट्रक्टेड, कॉन्स्ट्रक्टेड। अब बताओ, झुर्रीदार छिलका, बिल्कुल तना हुआ छिलका, दो दो छिलके हैं, कौन छिलका अच्छा है ये भी डिसाइड कर सकते थे, उनके पास ऑप्शन बहुत थे, वो जो चाहे वो ले सकते हैं, ये सारी क्वालिटी मटर ही दे सकता था, इसीलिए कहा मटर लो बाबा। समझ में आई ना बात है, ये बात हुई। फिर कहा चलो ठीक है भाई, अब हम जरा शेप लेते हैं सीड का, उस छिलके के अंदर, उस छिलके के अंदर जो सीड भरा है, जो दाना है, वो कैसा है, गोल है कि झुर्री है, तो ये बात पता चला। तो कहा गया वो सीड का दाना जो है उसके अंदर या तो राउंड हो सकता है, स्मूथ, या तो हम कहेंगे वो हमारा कैसा है,
रिंकल्ड है बेचारा, रिंकल्ड माने कंस्ट्रक्टेड है। ये दोनों ऑप्शन भी दिखाए होंगे। फिर कहा चलो ठीक है, 4 कैरेक्टर हो गए। फिर पांचवें में कहा गया अब हम कलर देखेंगे। क्या देखेंगे? कलर ऑफ सीड। अब जो सीड पैदा होगा तो येलो होगा कि ग्रीन होगा, ये भी प्रश्न था यहाँ पे। तो इसको कहा गया ये भाई लोग क्या हैं, येलो हैं या ये लोग ग्रीन हैं। यानी कॉटिलीडन्स की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, कॉटिलीडन, ये बातें देखा गया। अब चलिए कलर हो गया सीड का। अब एक करेक्टर उन्होंने और देखा भी, फ्लावर का कलर देख लिया। फ्लावर का 7 करेक्टर लिया था। फ्लावर का कलर कैसा फ्लावर है ये हमारा, येलो की ग्रीन है। तो फ्लावर का जब कलर लिया गया, फ्लावर का कलर सेम है, येलो ले लोगे, सॉरी फ्लावर का कलर ऐसा ना करो, पर्पल बता दो, क्या हो जाएगा? पर्पल, या इसी को वायलेट भी कहते हैं, ध्यान देना, वायलेट या फिर व्हाइट होगा। दो प्रकार के कलर हैं। जो फूल होता है ना मटर का, वो मटर का फूल दो प्रकार के, एक तो हल्का सा पर्पल हो जाता है, एक बिल्कुल सफेद होता है। दो वेराइटीज उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो कि एक्सपेरिमेंट में इन्होंने उसको कैसे थे यूटिलाइज किया, ठीक है ना। एंड द लास्ट कैरेक्टर जो देखा गया था, 7वां कैरेक्टर दोस्तों, ये इनका था फ्लावर की पोजीशन क्या है। जो फ्लावर है, इस फ्लावर की पोजीशन देखा, फ्लावर का पोजीशन देखा गया। कहा गया कि एक्सियल पे है या फिर टर्मिनल पर है। एक्सियल पर हो सकता है या फिर ये कैसा है, टर्मिनल पर है। कहां पर है ये, टर्मिनल पर है। ये अवस्थाएं हैं, यानी हमने कहा कि ये फ्लावर जो है यहाँ ये किनारे से लगा है या ये फ्लावर टर्मिनल ऊपर लगा है इससे, दोनों अवस्थाओं में है। जो हमारा ये शेप था सीट का, ये शेप इस तरह राउंड है बिल्कुल, या रिंकल इस तरह से है, इस तरह से है, ये भी देखने को मिला। हमारा जो कलर था सीड का येलो, और ये कलर दिखाई पड़ता है, फ्लावर का कलर दिखाई पड़ता है। पॉड का शेप या तो इन्फ्लेटेड है, यानी कि बिल्कुल सीधा है, इसे इस तरह से दाने हैं, या फिर ये हमारा कैसा गया, रिंकल्ड है, इस तरह से सीड भरे इसमें। तो इस प्रकार की पोजीशन को जानने के लिए एक बहुत बड़ा अहम रोल इन चाचा का रहा है। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि अब हम जब पढ़ेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, तो हम मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड देखेंगे। मोनो हाइब्रिड में, डाई हाइब्रिड में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। रेशियो मिलेगा, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन क्या है, सेल्फ क्रॉस क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करवाते हैं, इमेस्कुलेशन क्या होता है, कैसे कैरेक्टर्स को गैमिट में कन्वर्ट करते हैं, गैमिट को कैसे हमें सल्फिंग करवानी है, और सल्फिंग के द्वारा कैसे उसमें गैमिट प्रोड्यूस करवाना, गैमिट से फिर कैसे प्लांट को हम आगे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी उसको हम पैदा करवा करके एक्सप्लेन करवाते हैं आपके सामने एक्सपेरिमेंट में। ये सारी बातें अब आने वाले जो अगले लेक्चर में, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, हम लोग ये सब देखने वाले हैं। चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और जो चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किए होंगे, सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक लिए जय हिंद।